के डेटा इंटरप्रिटेशन के DI के। देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल हम जानते हैं कि हो गई धूप, देखो एकदम चिनचिना के धूप हो गया। यानी जितना सारा धूप धूप था ना, जितना सारा धूल कण था सब धो दिया है। स्नोबॉल की एक विशेषता होती है कि अब नया स्नोबॉल एकदम जब पत्ता लुढ़कता है अपने लगेगा, पास से तो छोटा होता है, सब कुछ नया लुढ़कते नया लुढ़कते थोड़ा सा होगा। बड़ा हो जाता है, और जितना भी आगे लुढ़कता है उतना ही इसका साइज बढ़ता जाता है। कभी स्नोबॉल को देखा होगा, ये स्नोबॉल कल ही लुढ़कते के लुढ़कते बाद बड़ा से हो ना जाता है नया इसका नया साइज। इसका पत्ता मतलब ये है फूल इस पत्ती सब विषय लगे से, लगे। अच्छा स्नोबॉल जैसी कोई चीज होती नहीं है, इसको हम बना देते हैं। जब कभी भी आइस स्केटिंग करते हैं या वहाँ पे आइस में होते हैं तो इसको हम हाथों से बना के लुढ़काते हैं और ये बड़ा होता जाता है। इस रिसर्च में पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो चीजें शामिल हैं जो समाज में गोपनीय है, जो समाज में गोपनीय है, उन पर जब रिसर्च किया जाता है तो उसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब चूंकि गोपनीय है तो हमें इनके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो ऐसे लोगों पे जो ड्रग लेते हैं, नशीली दवाएं लेते हैं, उसके आदि हैं, तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? इनके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई इस चीज को डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। इनके बारे में हमें मान लो कोई एक व्यक्ति मिल गया, उस एक व्यक्ति के माध्यम से, उसके चूंकि एक व्यक्ति है तो कहीं से ड्रग लेता होगा, तो उस पूरे चेन को वो जानता होगा जो इस व्यापार में उपलब्ध है, या इसके ऐसे साथी भी होंगे जो इसके साथ नशा करते होंगे। हालांकि नशा करना बहुत बुरी बात है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गोपनीय सैंपलिंग की आवश्यकता कहाँ होती है। तो इसके माध्यम से हमें इन तीन लोगों का पता चलेगा, और फर्दर अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो इसके माध्यम से भी हमें फर्दर 9 लोगों का पता चलेगा। तो ऐसे ही ये संख्या बढ़ती जाएगी और उन पर हम रिसर्च करने में समर्थ हो जाएंगे। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कुछ लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जो भी समाज में प्रतिबंधित चीजें हैं, गैर कानूनी चीजें हैं, ड्रग माफिया है, उन पर जो लोग रिसर्च करते हैं, तो ये व्यक्ति के माध्यम से इसकी पूरी चेन का पता चलता है। और इसमें बहुत अच्छी रिसर्च की जाए, क्राइम पे, क्रिमिनल्स पे जो रिसर्च कहते हैं ना, क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है समाज का, कितने हत्या हुए, कितने किडनैपिंग हुई, कितने रेप हुए, कितने चोरी हुई, ऐसी ऐसी वारदातें, इनके ऊपर रिसर्च कैसे होता है? इसी तरह से होता है, स्नोबॉल से ही होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग की जाती है। ठीक है। हाँ रिंकू, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप यूनिट से जब भी चल रहा है जो यूनिट हमारे साथ, अगर आप हिंदी माध्यम की हैं तो आपके लिए साथ साथ चलते रहो, और पीछे की जो क्लासेज हो चुकी हैं उसको भी खाली टाइम में देखते रहो। ठीक है। और कोई जिज्ञासा किसी की? RPSC में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल गई, लेकिन ये मेडिकल का है। अभी उत्तराखंड में निकली हुई है, आप लोगों में से जो नेट हो अप्लाई करो। हाँ संगीता, नहीं मैंने पढ़ा, API स्कोर से तो स्क्रीनिंग करेंगे, बाकी इंटरव्यू के माध्यम से वो। हाँ क्लस्टर सैंपलिंग, देखो किसी भी बेस पे हो, नसीब भी होता है, ट्राई करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, पता नहीं किसका कब समय आ जाए। ओके पूजा, मॉर्निंग वाली अब 30 दिन क्लास हुआ करेगी, 30 डेज। पूनम ये देखना पड़ेगा आपको मेरे शेड्यूल में क्या है, वही करवाएंगे। हाँ फॉर्म भी फ्री है तो जरूर अप्लाई करो, नहीं सिलेक्शन होगा एक्सपीरियंस तो होगा, इंटरव्यू पे अपियर करोगे। ये मान के चलो कि हम जा रहे हैं बस एम ही उत्तराखंड घूम के आएंगे, नैनीताल, देहरादून, संडे को नहीं, संडे को क्या, एक दिन संडे होता है उस दिन मत रखो ना। संडे को एक बड़ी स्पेशल क्लास हमने लॉन्च की है,
कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम वाइवा में क्या आएगा, उसकी जानकारी। क्यों, कोई बात नहीं, 7:30 बजे सुबह सुबह ब्रश करके रजाई ओढ़ के लेट जाइए, सर्दियों के मौसम है, और मोबाइल से क्लास देखिए। आपके लिए तो बहुत ही मस्ती वाला टाइम है। हाँ रविंदर, सुबह वाली क्लास अभी तक कोई फर्स्ट पेपर की ली नहीं मैंने, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो भी शामिल करूँ। मुझे लगता है फर्स्ट पेपर में आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत ही छूट जाता है सारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं शामिल करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर में देखता हूँ कोई नहीं पढ़ाता, तो हफ्ते में क्लास ऐसी होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर की हो, ताकि एक हफ्ते का मेन मेन करंट अफेयर आपको पता चल जाए। ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। आइए क्लस्टर सैंपलिंग देख लेते हैं क्या होता है। ये सैंपलिंग वहां काम करता है जहां पे होमोजीनियस ग्रुपिंग अवेलेबल होती है ऊपर से, और होमोजीनियस के अंदर हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग अवेलेबल होती है। सुनने गुड। होमोजीनियस ग्रुप, उदाहरण के लिए जैसे अनअकैडमी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, अनअकैडमी के में सफलता का स्तर क्या है। अनअकैडमी इज द हाईएस्ट सक्सेस रेट है, पता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो फिर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि अनअकैडमी में सक्सेस रेट क्या है, ये मेरे रिसर्च का विषय है। अब अनअकैडमी पे हम देख रहे हैं कि एक तो टॉपिक हो गया कि चलो सक्सेस रेट देखना है, लेकिन जब अंदर हम प्रवेश करते हैं तो नाना प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, अंदर का स्ट्रक्चर बड़ा ही हेट्रोजीनियस। ठीक है, कैसे, आईएएस, पीसीएस। अब पीसीएस में भी बहुत सारे प्रदेश हैं, उनका अलग अलग पीसीएस है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, गोवा। इसके और अंदर जाओगे तो यूपी पीसीएस में ही सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई इंग्लिश से ऑप्शन सब्जेक्ट है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का इंटरनेशनल रिलेशन है, किसी का संस्कृत है, किसी का सोशल सर्विसेज है, किसी का कुछ और है। मतलब जैसे जैसे अंदर हम घुस रहे हैं वैसे वैसे वैरायटी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से एक इसमें आ जाएगा यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट में भी अंदर घुसोगे तो वैरायटी है। अब इसमें अभी इन्होंने शो स्टेट पीसीएस सेट कर दिया, एक तरफ सेट कर दिया, एक तरफ नेट कर दिया, और नेट में भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट। कैटेगरी वाले जनरल में फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वाले कैटेगरी में नहीं भर सकते। तो जब ऐसी सैंपलिंग हमें करनी है तो यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग लिया जाएगा। The element in each cluster are then sampled. If all elements in each sample cluster are sampled, then this is referred as one-stage cluster sampling plan. If a simple random subsample of element is selected within each of these groups, this is referred as a two-stage cluster sampling plan. A common motivation for cluster sampling is to reduce the total number of interviews and cost given the desired accuracy. समझिए क्लस्टर सैंपलिंग। और कोई प्रश्न? ओके विदुषी, कोई नहीं, कल इसको हम अभी जो मूल मुद्दा उसमें जो डिस्कस करना है वो कल डिस्कस करेंगे। अभी तो हम भूमिका में ही रहे 1 घंटे। कल इससे संबंधित प्रश्न भी डिस्कस करेंगे सुबह, और मूल जो मुद्दा था वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि जो प्लस वाले भी विद्यार्थी हैं, फ्री वाले नहीं, जो पेड विद्यार्थी, उनको भी वहाँ नया ही मिलेगा। ऐसा नहीं कोई प्लस में पढ़ाया हुआ विषय हम वहाँ पे रिपीट करेंगे, ये सब नहीं, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ पॉजिटिवली। ठीक है, ताकि आप भी बेनिफिटेड हो और जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी पता चले कि ये सक्षम टीचर हैं, ये पढ़ा रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, और मैं अब आपसे पूछूंगा। हाँ, जिनकी ड्यूटी है उनके पास विकल्प भी क्या है वो बाद में ही देखेंगे। एमसीक्यू वाली क्लास तो बम्पर चली एग्जाम के पहले। अभी हम थोड़ा थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी एमसीक्यू दोनों।
ठीक है। एक मिनट, सुबह मेरी क्लास होती है 7:30। अदिति जो सैम्पलिंग वाली पिछली क्लास में ली थी वो आपने देखी थी? पेपर 1 में मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर में शुरू करूंगा 2-3 दिन में, सुबह 7:30 बजे। अदिति देखा था तुमने? उसमें आप एक बार देख लीजिएगा पिछली क्लास, तो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। उसको शॉर्ट में बताया नहीं जा सकता, वो डिटेल में ही बताया जा सकता। एक बार रिपीट कर लो उसको, पर्टिकुलर कंफ्यूजन पूछो कि दिस इज माय कंफ्यूजन, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास ही एक बार बता दीजिए, तो उसके लिए फिर पूरी क्लास ही बतानी पड़ेगी। सुबह वाली क्लास पेपर 1 की नहीं थी, हिस्ट्री की थी, और पेपर 1 की आपकी हम लेंगे मंडे को। निम्नलिखित में से कौन से सैंपल हैं जिसमें हर व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? न्यायाधीश जहां जहां भी आएगा वहां वहां आपको मान के चलना है कि ये सैंपल के बारे में बात हो रही है। न्यायाधीश का मतलब होता है सैंपल। संभाव्य न्यायाधीश यानी प्रोबेबल सैंपलिंग, गैर संभाव्य यानी नॉन प्रोबेबिलिटी, कोटा मैंने आपको बताया ही। Once please go through the previous class. If you have still problem, then you can ask. I will explain thoroughly. It is not suffering. If you have confusion, then it's your right to ask. You can ask. Don't hesitate in asking in any class whether it is doubt clearing session or not. If I am teaching another topic, then you can ask. One more, class is tomorrow for this research aptitude. In that class, you can ask. But what I think, the clarity I have provided in the previous class regarding sampling is totally crystal clear. The entire concept is clear like a crystal. So you must not have any doubt after watching those classes. If still you are in doubt, then feel free to ask anytime. इस प्रकार के सैंपलिंग में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। प्रोबेबल सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कोटा, कोई नहीं। कमाल है, पिछले वाले का ठीक उल्टा ये क्वेश्चन है, तो जो उसमें होगा उसमें नहीं होगा, सेम सिंपल है ये। यदि कोई रिसर्च प्रॉब्लम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से संबंधित है, अभी मैंने भी आपको बताया इस चीज को, उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है?
क्लस्टर सैम्पलिंग, इस तरीके का मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड, सुविधाजनक यानी कन्वेंशनल, लॉटरी कौन सा होता है? अभी अभी मैंने बताया महापुरुषों, क्लस्टर सैंपलिंग अभी बताया ना, फिर भी गलत लगा रहे हो। एग्जाम में क्या सही लगाओगे? और मैंने ये कहा भी है कि मैंने अभी बताया है। क्या तो पेपर में टफ आ गया था, कुछ समझ में नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये मैंने अब क्या समझाया है? ये तो समझाया है। कौन सी विधि में प्रतिनिधि सैंपलिंग अनिवार्य है? सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक, व्यक्तिगत अध्ययन, नैदानिक विधि। पिछली क्लास देखो, मैंने तुमको पहली बार पहले भी कहा है कि ये सारा चेन में है ना। अगर एक क्लास मिस कीजिए तो किसी कारणवश अगर नहीं लाइव देख पाते हो तो उसको रिकॉर्डिंग जरूर देख लो। 1.5 घंटे की क्लास थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन देख के आओ क्लास, नहीं तो फिर अगला समझ में ही नहीं आना। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंकिता, डेट तो मुझे भी नहीं याद है, डेट आपको देखना पड़ेगा, कोर्स में एनरोल करो, कोर्स में जाके देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी स्टार्ट हुई है अभी, नवंबर में स्टार्ट हुई। इसके पहले भी सारी क्लासेज हो चुकी हैं, यू कैन वॉच प्रीवियस क्लास आल्सो। कौन सा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है? स्टोक ने आदर्श यानी क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा, व्यवस्थित सैंपलिंग एंड स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, स्टैंडर्ड नहीं सॉरी स्टडीफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है? जब स्टैटिस्टिक्स माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप सैंपलिंग पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्राचल मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्राचल क्या होता है? पैरामीटर, सैंपलिंग पैरामीटर, कंक्लूजन, डेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
हाँ, डीआई भी पढ़ाते हैं, पेपर में सब कुछ पढ़ाते हैं। जब कोई रिसर्चर कंप्लीट पॉपुलेशन से कोई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को सिलेक्ट करता है, तो उसे इनमें से कौन सी सैंपलिंग कहा जाता है? कोटा, सिंपल, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, व्यवस्थित सैंपलिंग। अब तो डेली चल रही क्लास पेपर 1 की, रोज कैसे नहीं लेते? इधर 3 दिन से एग्जाम के बाद से तो डेली गए। एक रिसर्चर स्कूल के छात्रों को जेंडर के आधार पर बांटता है। इसके लिए उसके बाद रैंडम डिजिट टेबल का यूज करके हर ग्रुप के सैंपल का चयन करता है। तो ये कौन सा सैंपलिंग है? स्टैंडर्ड सैंपलिंग, स्टैंडर्डाइज रैंडम सैंपलिंग, सॉरी मैं बार बार स्ट्रेटिफाइड को स्टैंडर्डाइज कर दे रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड हुआ है। किसी रिसर्च की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग कैसा होना चाहिए? वह रैंडमाइज होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए, कोटा के द्वारा तय किया जाना चाहिए, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, या वेल ऑब्जेक्टेड, वेल एम्ड होना चाहिए। कोई भी रिसर्च कितना सटीक है, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन पे आप रिसर्च कर रहे हैं और उस वो पॉपुलेशन है 10 लाख या 1 लाख, 1 लाख मान लीजिए पॉपुलेशन की संख्या है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड है। अब इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं, रोजगार भी हैं, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, बीमार भी हैं, स्वस्थ भी हैं, ऊंचे लोग हैं, नीचे लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं।
अब हमको सबके आधार पे निष्कर्ष निकालना है ना, तो हमारी सैंपलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर एक वर्ग का व्यक्ति हम चयन करें, एक दो। ऐसा नहीं सिर्फ अमीरों को चयन कर लिया तो वो जो निष्कर्ष आएगा वो निष्कर्ष सही निष्कर्ष नहीं होगा। तो पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला ये होना चाहिए। हमने हर वर्ग से सैंपल को लिया है और उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। समझ गए? रिसर्चर का सैंपल का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या क्या हो, विजातीय हो। विजातीय कहते हैं हेट्रोजीनियस। अप्राप्त यानी अनएक्सेसिबल। सजातीय का मतलब होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी सजातीय। मान लो हमें इस पर रिसर्च करना है कि एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी में सारे अमीर लोग, रिच। रिच यानी जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिसर्च करना है। वैरायटी नहीं है हमारे रिसर्च में, अमीर गरीब ऊंचे नीचे सभी पे नहीं करना, सिर्फ अमीरों पे करना है। तो हम अगर दो चार का सैंपल भी लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस सजाती हैं, एक ही जैसे सभी हैं। उदाहरण के लिए कि आप शादीशुदा अगर होंगे आप में से कुछ लोग, जैसे तो बीबी ने कहा कि बाजार में जितनी भी सब्जी की वैरायटी हो सभी ले आना। तो आप सब्जी लेने गए तो करेला भी है, भिंडी भी है, गोभी भी है, आलू भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है, लौकी भी है, मशरूम भी है, फलियां भी है, राजमा भी है, बीन्स, कटहल भी है। तो सब लेना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में गए तो सिर्फ आलू ही आलू है, मार्केट में कोई सब्जी बिकी नहीं रही है, ओनली आलू। तो 4 आलू लेके चले, बोले कि भाई सिर्फ आलू ही था। उसी तरह से रिसर्च में भी होता है। अगर होमोजीनियस हो, एक जैसा ही सब कुछ हो, तो सैंपल थोड़ा भी रहे तो काम चल जाएगा। यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है? एरिया सैंपल टेक्निक, परपसिव सैंपल टेक्निक, ऑर्डर्ड सैंपल टेक्निक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कल तुमने क्लास किया था अटेंड? सभी? व्यवस्थित न्यायाधर्श।
जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि उपयोग करने में आसान है, और इसके अंतर्गत जैसे मान लो एक पूरी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, अब इसमें कितना सैंपलिंग ले, कितना सैंपल लेना है। तो पहले निश्चित कर लिया जाएगा कि हर 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को ले लेना है, यानी एक संबंधी 15 का अनुपात होगा। मान लो टोटल 6000 लोग हैं किसी शहर में या गांव में, और हमने ये चुन लिया कि 400 लोगों पर हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके इसका निष्कर्ष दे देंगे। तो 6000 में 400 लोगों पे अगर आप रिसर्च करोगे तो प्रति व्यक्ति कितना आ गया, 15। तो हर 15वें व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। समझ गए? तो इसी को कहते हैं व्यवस्थित, एक व्यवस्था को हम फॉलो कर रहे हैं। या हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम से भी हम चुने, 6000 लोगों को हम इकट्ठा कर लें और इनमें कहें कि आप लोग लॉटरी निकालिए। इसका ठीक उल्टा है सिंपल सैंपलिंग। सिंपल सैंपलिंग में संयोग पर निर्भर करता है चुनाव, लेकिन व्यवस्थित सैंपलिंग में हम सभी में से पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि किसको किसको चुनना है और कैसे चुनना है, और इस आधार पर चुनते हैं। मान लीजिए इनको चुन लिया, फिर 4 छोड़ के इनको चुन लिया, फिर 4 छोड़ के इनको चुन लिया, इस तरह से। समझ गए? तो ये सामान्यतः छोटे इलाके में ये काम आता है, छोटे क्षेत्र में। क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब समष्टि, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन फैले हुए हो और सैंपल का आकार बड़ा, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो, ए और सी दोनों, ए यानी पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो और सैंपल का आकार बड़ा हो, सी मतलब लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। कब क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक रिसर्चर अपनी पॉपुलेशन को कुछ समूहों में बांटता है, कुछ ग्रुप्स में बांटता है, और प्रत्येक ग्रुप से सैंपलिंग की संख्या को निश्चित कर लेता है। इस तरह के सैंपल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर सैंपल और सभी। कोटा सैंपलिंग नहीं समझ में आया? कल बताया तो था मैंने।
सबसे पहले कोटा सैंपलिंग क्या होता है फिर से सुनो। ये स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, खासकर जनसंख्या में कोई रिसर्च करना हो या किसी भी चीज में रिसर्च करना हो, उसकी पॉपुलेशन हो उसमें। और ये पार्ट होता है हमेशा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का। स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीकृत का ही पार्ट होता है। कोटा सैंपलिंग में हमें चयन करना है किनका, जिनके ऊपर रिसर्च किया जाता है जनसंख्या के ऊपर, उनमें से अपने सैंपल का। इस चयन के प्रकार के आधार पे इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है और साथ ही साथ गैर संभाव्य भी है, यानी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन है ये सैंपलिंग का। अब कोटा सैंपलिंग में करते क्या है, एक पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी जनसंख्या का स्वरूप है। इस जनसंख्या को सब ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि स्तरीकृत सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में बांटते हैं। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप से कुछ लोगों को लेते हैं, मान लीजिए इस ग्रुप से इनको ले लिया, इस समूह को ले लिया, इस समूह को ले लिया, इस समूह को ले लिया, कुछ निर्धारित लोगों को लेते हैं। उदाहरण के लिए कि जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने के लिए 200 फीमेल्स और 300 मेल्स को ले लिया बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 55 टू 60 ईयर्स। 200 फीमेल और 300 मेल्स एग्जाम्पल के लिए। कोटा सैंपलिंग में ये सब घटनाएं घटती, इस तरह से सैंपलिंग की जाती है किसी भी पॉपुलेशन की। वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक रिसर्चर अपने पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में बांटा है और हर ग्रुप से सैंपल की संख्या निश्चित ले लेता है। जैसे यहाँ पे सैंपल की संख्या उसने निश्चित ले लिया ना, और ग्रुप्स में बांट दिया और इनमें से सैंपल को चयन कर लिया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कोटा सैंपलिंग कहा जाता है। समझ गए? कौन सा असंभाव्य न्यायाधर्श, यानी नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग। कोटा अभी भी मैंने आपको बताया, सिंपल रैंडम सैंपल, परपेच्यू सैंपल, ए और सी दोनों। यदि रिसर्चर किन्हीं 5 ग्रुप्स का चयन करता है, स्कूलों का चयन करता है, और उन 5 स्कूलों में हर टीचर का वो इंटरव्यू लेता है, तो कौन से सैंपल का उपयोग कर रहा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्लास तो देखना ही पड़ेगा। कौन सा शब्द उन डाटास के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? प्राइमरी डाटा, मिडिल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई टफ नहीं है जी, समझने की बात। ये तीनों क्या क्या है? प्राथमिक डेटा क्या होता है, माध्यमिक डेटा क्या होता है, प्रायोगिक डेटा क्या होता है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ और मुझे रिसर्च करना है और मैंने अपने रिसर्च के लिए कोई डेटा, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जो भी बंटवारे में लोग हैं, बंटवारे के बाद उनका जीवन स्तर वर्तमान में क्या है। तो मैं दिल्ली के दरियागंज में गया, वहां पे एक कॉलोनी है जहाँ पे सारे बंटवारे के लोगों को वहां पे मकान दिया गया था, और वहां पर वो बसे हैं। मैं जाकर के वहां से उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यू लेना यानी डेटा कलेक्ट करना। तो मैं रिसर्चर हूँ और मैं अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं प्राथमिक डेटा। समझ गए? जो रिसर्चर है वो अपने लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो है प्राथमिक डेटा। लेकिन मुझे पता चलता है कि बगल में एक लाइब्रेरी है, डीएसए लाइब्रेरी, और उसमें बहुत सारे ऐसे बंटवारे के लोगों का इंटरव्यू संकलित है, किसी ने रिसर्च किया हुआ है और वो संकलित करके गया है, और उससे भी मुझे मदद मिल सकती है। तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो डेटा एकत्र किया गया है वो मैं जाकर के ले लेता हूँ, इसको कहते हैं माध्यमिक डेटा। अब माध्यमिक डेटा में क्या क्या आएगा? सरकारी विभागों द्वारा एकत्र की गई जानकारी, किसी संगठन द्वारा एकत्र की गई जानकारी, किसी और रिसर्च के लिए इकट्ठा किया गया था। उसको क्या पता था कि मैं भी वही रिसर्च करूंगा भविष्य में आकर के? उसको तो हमारा ख्याल ही नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरे काम आ जा रहा है। तो ये जो माध्यमिक डेटा होता है, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच गया और हमारी रिसर्च की क्वालिटी बढ़ गई। हमने जो नहीं सोचा था, इत्तेफाक से हमको वो खजाना मिल गया। हालांकि इसके अपने फायदे और अपने नुकसान भी हैं, लेकिन वो अलग बात है। फिलहाल ही हमको मिल गया। प्रायोगिक डेटा क्या होता है? जो भी हमने डेटा अवेलेबल है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो या ये माध्यमिक डेटा हो, जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें हम सारा यूज नहीं करेंगे, सारा हमारे काम का नहीं है। हो सकता है कि 100% में मात्र 36% ही हमारे काम आए, जो कि हमारी रिसर्च के अनुकूल बैठे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे। इसको कहते हैं प्रायोगिक डेटा। नहीं, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये जब हम डीआई पढ़ाएंगे तब कराएंगे, ये नहीं कराया। इसलिए इसको हम ये इसमें कुछ कराने जैसा भी नहीं है। ये बता दिया इसका मतलब क्या होता है, प्राथमिक, माध्यमिक और प्रायोगिक। एक एक लाइन का है ये। आ गया समझ में? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह की विधि नहीं है, डेटा कलेक्शन की विधि नहीं है? प्रदत्त संग्रह यानी डेटा कलेक्शन। प्रश्नावली, साक्षात्कार, टिप्पणियां और प्रयोग।
टिप्पणी को इंग्लिश में कहेंगे कमेंट्स। ये डेटा संग्रह की विधि है। आप किसी से क्वेश्चनर देते हैं, किसी को प्रश्नों का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट देते हैं, तो उसमें उनके कमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वो कमेंट्स भी आपके डेटाज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल रैंडमाइज्ड रैंडम सैंपल का उदाहरण है? व्यवस्थित न्यायादर्श, जिनके बारे में पीछे मैंने समझाया। नहीं, डेटा कलेक्शन की बहुत सारी विधियां हैं, तीन ही नहीं है। सुविधा न्यायादर्श, स्वदेशी न्यायादर्श, उपरोक्त में से कोई नहीं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा कलेक्शन के बारे में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगी, क्लास नहीं देखोगी, तो टफ लगेगा ये तो उनको इजी लगेगा जिन्होंने क्लासेस किए हुए हैं। कौन सा सिंपल रैंडम सैंपल का उदाहरण नहीं है? व्यवस्थित, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल, सभी। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। अगर ये रैंडमाइज पूछ रहा है तो ये व्यवस्थित कैसे होगा? चीजें बिखरी हुई हैं और चीजें व्यवस्थित हैं, इन दोनों में फर्क है ना। एक हमने सैंपल लिया जो इसके पिक्चर ए में है, फर्स्ट पिक्चर में। दूसरा सैंपल हमने जो लिया वो सेकंड पिक्चर में है। तो इसको हम कहेंगे रैंडमाइज सैंपल, इसको हम बोलेंगे अरेंज्ड। ये बात समझ में नहीं आ रही?
ये गलती होगा। रुको रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो ना, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि दोनों फिर सही कैसे हो जाएगा। रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण तो व्यवस्थित न्यायादर्श है। नहीं, ये है। क्वेश्चन में नहीं है, गलत दिया है ना, ये नहीं नहीं होगा, ये है। यानी सेम क्वेश्चन ये भी है। रैंडम सैंपलिंग का उदाहरण ये है। ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में सारा कंफ्यूजन। इतनी गंदी हिंदी होती, संभाव्य, यादृच्छिक, न्यादर्श। मेरी बात सुनो, ये बात बिल्कुल सही है कि रैंडम में व्यवस्थित कैसे हो सकता है, लेकिन आप रैंडम में से सैंपल तो व्यवस्थित ले सकते हैं ना। मतलब एक टोकरी है, मान लो, इस टोकरी में 4 आम भरे हुए हैं, 4 सेब भरे हुए हैं, 4 संतरे भरे हुए हैं, अंगूर भरा हुआ है। तो ये तो रैंडम है, ये तो मैं मानता हूँ, केले हैं। लेकिन आपने सैंपल लेना है। सैंपल तो आप 2 केले उठा लो, 2 अंगूर उठा लो, 2 सेब उठा लो, 2 आम उठा लो, सैंपल तो आप व्यवस्थित ले सकते हैं। मैंने ये सैंपल को ध्यान में नहीं दिया, मैंने इसको फोकस कर लिया ना, यादृच्छिक को। यादृच्छिक, ये रैंडम को। इसमें से यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का एक प्रकार है। 2 चरण यादृच्छिक न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श और स्वोद्देश्य न्यायादर्श।
यादृच्छिक मतलब रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग ये 1 स्टेज भी हो सकता है, 2 स्टेज भी हो सकता है। यानी मल्टी स्टेज भी हो सकता है। यादृच्छिक न्यादर्श। अब इसको इंग्लिश में फिर कल मैं इंग्लिश में करा देता हूँ, ठीक है। सेम कोर्स को मैं कल आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी यादृच्छिक न्यायाधीश ये बड़ा गंदा गंदा हिंदी दिया हुआ है। कल एक बार और इसी को मैं करा देता हूँ, क्लियर। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कंफ्यूजन भारी है इसमें, तो उसमें हिंदी मैं बोलूंगा, बस कॉन्सेप्ट सारे इंग्लिश में रहेंगे, बोलने को हिंदी में बोलूंगा। हिंदी सही है, अब हिंदी पे आ गए। नहीं नहीं, मतलब नाम केवल इंग्लिश में रहेंगे, रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, ये नाम इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगा। यादृच्छिक, कल मैं इसको आधे घंटे में ही कर लूंगा, क्लियर। अब देखो यादृच्छिक तो नहीं बोला जाएगा कम से कम। चलो ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। कल स्पेशल क्लास भी है 7:30 बजे, सभी ज्वाइन करेंगे। सृष्टि फर्स्ट, बबीता सेकंड, सानवी थर्ड, पूजा, संजय, अंशु, विदुषी, ज्योति, संतोष, हेमलता। कल की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। मिलते हैं 9 बजे हिस्ट्री क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।